वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज 10 अगस्त है, तो आज दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्कृत न्यूज़पेपर में आप लोग के लिए पीटी प्रारंभिक परीक्षा मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया है उस पर हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करें, उसके मेन पार्ट सब पार्ट पर, और जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ है उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना एकदम नहीं भूलिए ताकि हम लोग का सपोर्ट बना रहे। और यह दोनों लिसनर के लिए, न्यू और ओल्ड दोनों लिसनर हमारे जो हैं वो ज़रूर इस पर कार्य कीजिए ताकि और भी मोटिवेशन के साथ हम लोग आगे काम करते रहें, क्योंकि सहयोग बहुत ज़रूरी है। और आप लोग ज़रूर युक्ति आईएएस का ऐप डाउनलोड कीजिएगा, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। साथ ही साथ वेबसाइट आप लोग www.yuktiias.in को विज़िट कर सकते हैं और वहाँ पर बहुत से फ्री टेस्ट अवेलेबल है, तो आप लोग जाके फ्री टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ बहुत लो प्राइस पर पेड टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल कराए गए हैं, तो आप लोग ज़रूर वहाँ पर एक बार विज़िट करके देख सकते हैं क्या वहाँ पर चीज़ें अपडेट हैं। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल पर बहुत से आप लोगों को मटेरियल अवेलेबल कराया जाता है। इसका अंडरलाइन पीडीएफ, दैनिक जागरण न्यूज़ एनालिसिस का जो अंडरलाइन पीडीएफ होता है वो भी अवेलेबल कराया जाता है, स्क्रीनशॉट अवेलेबल कराया जाता है टॉपिक का। तो बहुत से बेनिफिट आप लोगों को प्राप्त होगा। तो सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए आज हम लोग अब बढ़ते हैं आगे खबरों में। तो देखिए, कल उथल पुथल के साथ बिहार में पुनः राजनीतिक सत्ता परिवर्तन हुआ है, जिसमें महागठबंधन फिर सरकार बनाएगी, जिसमें नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू और जो लालू प्रसाद जी की पार्टी है राजद, वो महागठबंधन के जो पहले थी वो पुनः उनका आगमन हो चुका है। और बहुत सी चीज़ें यहाँ उभर कर सामने आई, तो वो तो हम लोग बात करेंगे ही, क्या इसमें कौन कौन मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट्स टॉपिक कवर करता है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ पीटी फैक्ट हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे विधान परिषद की कुल सीटें कितनी है, 243 है। बहुमत के लिए कितना चाहिए, 122 चाहिए। और अभी विधानसभा की स्थिति कितने पार्टियों कितने पास है, राजद के पास 29, जदयू के पास 45 सीट है, कांग्रेस के पास 19 और अन्य के पास 21 है। और साथ ही साथ महागठबंधन जो ये है, महागठबंधन के संदर्भ में यह बात की गई है। देखिए महागठबंधन की सीटें कितनी हो जाती है कुल। अब भाजपा के पास अभी वर्तमान में जो था 77 सीट है और एआईएम जो है 1 सीट है और रिक्त एक पद है जो अनंत सिंह के वजह से एक रिक्त पद खाली हो गया है, तो वो आप लोग देख सकते हैं। अन्य में 12 माले के पास है, भाकपा के पास 2 है, माकपा के पास 2 है, हम के पास 4 है, निर्दलीय के पास 1 है। तो यह स्थिति है, स्टेटस है। और ये प्रारंभिक परीक्षा में बीपीएससी के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग ज़रूर इसे कवर कर लीजिएगा। फिर से पूछा जा सकता है, नवीन गठजोड़ जो हुआ है उसके संदर्भ में। यहाँ पर कुछ बातें और भी चीज़ें देखने को ज़रूरी है। जैसे 26 जुलाई 2017 को नीतीश कुमार ने राजद से रिश्ता तोड़ भाजपा के साथ मिल गया। यह राजनीतिक उठापटक जो होता है, जो बिहार में नीतीश जी सत्ता में रहते हैं, तो उसके बहुत से पक्ष विपक्ष मुद्दे उभर कर सामने आ सकते हैं। देखिए, कोई पार्टी वर्कर नहीं अपने दिल पर लीजिएगा, या हम लोग एस्पिरेंट के तौर पर चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। वो भाजपा दल से सपोर्ट हो या किसी और अन्य पार्टी से सपोर्टेड हो, तो यहाँ पर चीज़ें एस्पिरेंट के तौर पर हम लोग तैयारी करते हैं, तो उसमें न्यूट्रल बना रहना चाहिए। तो दोनों के पक्ष और विपक्ष पर हम लोग चर्चा करें, दोनों के अच्छाई या बुराई पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा और जदयू के गठबंधन में पुनः 2020 में विधानसभा चुनाव जीतकर फिर एनडीए सरकार बनाती है। उससे पूर्व जो चीज़ें थी, पहले राजद के साथ ही जदयू आई थी, तो 2-3 बार दफ़ा ये सब चीज़ें देखने को मिला है। तो ये राजनीतिक छलांग क्यों जरूरी हो जाता है? राजनीतिक छलांग, इसको मैं इस शब्दों में बोलता हूँ, कभी इस दल में, कभी उस दल में, कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, या किसी इसके गोद में, किसी उस पार्टी के गोद में। तो ये ऐसा स्थिति क्यों उभर कर सामने आता है? ये कारण होता है स्पष्ट बहुमत न मिल पाना।
सबसे बड़ा कारण है, अगर किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता है तो वो एक रूप से कार्य करती है और जो भी दायित्व है, लोकतांत्रिक दायित्व है, उसे पूरा करती है। पर ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिलती है। चलिए, एक पीटी फैक्ट यहाँ ये भी है। तो अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है? फागू चौहान है, और उनके 164 विधायकों का समर्थन सौंपा है नीतीश कुमार जी के द्वारा कि मेरे पास उचित दल सरकार बनाने को उचित बहुमत है। तो ये सब फैक्ट है, आप लोग इसे कवर कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें उभर कर आई, जैसे राजनीतिक में नैतिकता। जैसे महाराष्ट्र का पूरा राजनीतिक जो उथल पुथल रहा उसको हम लोग देखें, बिहार का देखें, और या अन्य राज्यों में बार बार समय में उठता है, जैसे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, या अन्य क्षेत्रों गोवा में, पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसे ऐसे अवसर उभर कर आए। तो ये जब भी उठेगा तो राजनीति में नैतिकता शब्द का प्रयोग उभर कर सामने आता है, गठबंधन की राजनीति उभर कर सामने आती है, और सांसदों या विधायकों का योग्यता, देखिए सब योग्यता क्या होना चाहिए, इस पर भी बात उभर कर सामने आती है। तो मेंस इंटरव्यू ओरिएंट आप लोग को ये 3-4 टॉपिक कवर करना होगा, ताकि इन सब जब भी ऐसी घटनाएं हो तो जब भी प्रश्न पूछा जाए तो इन्हीं शब्दों के टॉपिकों के इर्द गिर्द आप लोग का प्रश्न बना रहेगा। तो चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले दल विरोधी कानून क्या कहता है, इसके संदर्भ में चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो वर्ष 1985 में अधिनियमित थी 10वीं अनुसूची, जिसमें दल बदल प्रावधानों को सशक्त बनाने के लिए वर्ष 2003 में क्या किया गया, 91वां संविधान संशोधन लाया गया। क्यों लाया गया? क्योंकि दल विरोध कानून को और भी सशक्त करना था, उसमें जो खामियां थे उसे दूर करने का प्रयास किया गया था। तो सबसे पहले 3 चीज़ें यहाँ पीटी फैक्ट है, ये बार बार प्रश्न पूछा गया, यूपीएससी, पीसीएस और ऑल जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते सभी में यह प्रश्न पूछा गया दल विरोध कानून से। तो यह ध्यान है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आप लोगों की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से, तो यह ध्यान रखिएगा। यह संशोधन उन राजनीतिक दलों के सदस्यों, चाहे व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक तौर पर, यह अनिवार्य बना देता है कि वैधानिक सदस्यता से त्यागपत्र दे देंगे। अर्थात अगर जो प्रक्रिया के विपरीत जाकर कोई कार्य गतिविधि कर रहा है कोई राजनीतिक सदस्य या राजनीतिक दल, तो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से वह अपना त्यागपत्र देते हैं, तो ही जाकर ऐसी स्थिति को कायम कर सकते हैं। यदि वे दल बदलते हैं तो उन्हें पुनः चुनाव लड़ना पड़ेगा। अर्थात अगर एक तिहाई बहुमत जो संख्या निर्धारित की गई है, ऐसे दलों की संख्या 1/3 होनी चाहिए जो दल बदल अथवा लगातार दल बदलने के कारण पद पर बने नहीं रह सकते हैं। कहने का अर्थ है एक निश्चित संख्या निर्धारित की गई, अगर उससे कम का दल बदल हो रहा है तो उन्हें चुनाव पुनः लड़ना होगा। यह बहुत ही बेहतर कदम उठाया गया था। पहले होता क्या था कि बहुमत, मान लीजिए अभी जैसे 122 का बहुमत चाहिए, तो किसी पास 122 का ही गठबंधन बहुमत है, सरकार बनाए हुए है, तो उसमें से एक कोई पार्टी पहले किसी दूसरे एक उसका सदस्य 122 के समूह में एक कोई ऐसा सदस्य, विधायक या सांसद, वो किसी दूसरे पार्टी में चला जाता था, बहुमत की कमी हो जाती थी, 121 हो जाती थी, जिससे उसकी सरकार गिर जाती थी। ये अमूमन यह 91वें संविधान संशोधन पूर्व बार बार देखने को मिला, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। तो उसको ही संतुलित करने के लिए यह नियम लाया गया, जिसमें 1/3 सदस्यों का होना एक साथ करता है तो ही यह मान्य होगा, नहीं तो अमान्य हो जाएगा और यह स्थिति उसकी अयोग्यता समाप्त हो जाएगी। इसके संदर्भ में नोट याद रखिएगा, यह संविधान संशोधन दल बदल के बाद भी लाभ के पद में बने रहने से रोक लगाता है। लाभ का पद हमेशा चर्चा में रहता है कि यह क्या है, इसे अभी निर्धारित किया गया है। इस पर विशेष चर्चा हम लोग पहले भी किए हैं, तो आप लोग वीडियो प्लीज़ पहले का वीडियो जरूर देखिए, चाहे क्योंकि उससे बहुत सी चीज़ें पहले ही आप लोगों को पता होता है। इन सब चीज़ों को बार बार रिपीट करना ठीक नहीं रहता, क्योंकि इससे समय टेकन होता है। या और आप लोग रेगुलर इन सब चीज़ों को कीजिएगा तो ये सब शब्द आप लोग जब भी आएगा तो आप लोग बहुत बेहतर स्थिति में रहिएगा। इस प्रकार से यह संशोधन दल बदल को स्पष्ट और असंभव बना देता है। राजनीतिक छवि को साफ छवि के बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण अगला कदम यह माना जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है 91 संविधान संशोधन जो किए गए हैं, यह दल विरोध के संबंध में यह बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है, जिसमें दलों के सामूहिक उत्तरदायित्व को निर्धारित करता है। तो यह बहुत ही जरूरी है, यह जब भी आएगा प्रश्न आप लोग से पूछा जाएगा। नेक्स्ट है गठबंधन और राजनीतिकता क्या होना चाहिए। अगर कोई पार्टी गठबंधन करती है, वो बीजेपी हो,
कांग्रेस हो या कोई क्षेत्रीय अन्य पार्टी हो, अगर वो गठबंधन करती है, गठबंधन करने से पूर्व कुछ नैतिकता के बिंदु को स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो होता क्या है, स्थिति ऐसे ही उठती, वो महाराष्ट्र की स्थिति हो या बिहार की स्थिति हो या पहले इससे पूर्व बहुत से राज्यों में ऐसी स्थिति उभरी हो। तो वहाँ पर यही कारण है मेन, क्योंकि स्पष्ट कोई नीति नहीं होती है, केवल सत्ता में बने रहने के लिए गठबंधन पर किया जाता है। उनको लगता है कि मेरी सीट पूर्ण बहुमत नहीं आएगा तो सामूहिक रूप से सरकार को आगे ले जाना। ये देखिए संसदीय लोकतंत्र का एक अलग मुद्दा हो सकता है कि गठबंधन की राजनीति क्या सही है क्या गलत है, पर हम लोग अभी इसके विपक्ष की बात कर रहे हैं, अर्थात इसके नेगेटिव बातें क्या होती है महागठबंधन के टूट जाने के बाद। गठबंधन के टूट जाने के बाद राजनीतिक जो गठबंधन की जाती है टूट जाने के बाद क्या उसके डिमेरिट्स है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इसके इस पार्ट पर ही बने रहेंगे। बाकी चीज़ें पहले भी आप लोगों के लिए बताई जा चुकी, उन सब चीज़ों को जाके देख लीजिएगा, और भी जब टॉपिक आएगा तो उस पर विस्तृत रूप से हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। सब्र बनाए रखें। देखिए, जब भी इस प्रकार की घटना होगी तो गठबंधन और नैतिकता की बात होगी, तो गठबंधन की राजनीति प्राय इस तथ्य के कारण भी आवश्यक हो जाती है कि बहुदलीय व्यवस्था आज भी एक दल के लिए यह मुश्किल है कि वह विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर सके। यह बहुत तार्किक सच है कि आज ऐसी स्थिति उभर कर सामने क्षेत्र राज्यों में जहां बहुत से कम पार्टियों को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है, जिसके कारण गठबंधन करना उनके लिए अनिवार्य शर्त बन जाता है। अगर ना चाहते हुए भी वो गठबंधन उनको करना पड़ जाता है और यही स्थिति उत्पन्न होती है। गठबंधन और सरकार के उचित ठहराए जाने के लिए गठबंधन करने वाले दलों हेतु आवश्यक है कि यह सुनिश्चित करने के लिए बनाए कि कार्यक्रम आधारित एक सोच बना ले ताकि सामाजिक आर्थिक विकास लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले क्या करना चाहिए, सामाजिक आर्थिक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए गठबंधन पूर्व कि हमारे न्यूनतम साझा क्या होगा, न्यूनतम टारगेट क्या है, जिसके आधार पर दोनों पार्टी का समग्र सोच होनी चाहिए। तो एक सामाजिक आर्थिक विकास का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए जिससे जनता जो चुन के भेज रही है, जनता जनार्दन का न्यूनतम आवश्यकता जो है उसकी पूर्ति हो सके, उनकी अपेक्षाओं की पूर्ति की जा सके। ऐसी सोच को साझा न्यूनतम कार्यक्रम के रूप में बदलने की आवश्यकता है और इसे या तो चुनाव से पहले घोषित कर दिया जाना चाहिए या मिलीजुली सरकार बनने से पहले घोषित कर देनी चाहिए। यह सबसे इम्पोर्टेंट है, नहीं तो राजनीतिक जो नैतिकता वो समाप्त होती है, वो एक दूसरे पर प्रति विश्वास खोते हैं। साथ ही साथ सामाजिक आर्थिक विकास के लक्ष्य ही प्रमुख रूप से संबंधित होने चाहिए, यह भी इम्पोर्टेंट है। इनके पीछे राजनीतिक जब स्वच्छंदवाद जब विकसित रहेगा तो ऐसी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि लोकतंत्र में राजनीति को गठबंधन चुनाव की प्रक्रिया सभी चीज़ें एक बिंदु पर जाकर समाप्त होती है कि जनता की भलाई हो, जनता के अधिक सामाजिक आर्थिक और विकास सुनिश्चित किया जा सके। यह सबसे प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। साथ ही राजनीति अवसरवादिता का लाभ उठाने और सत्ता पाने की लालसा के संबंध में नियम विनियमन की जरूरत है, और भी कठोर नियम की ज़रूरत है, जैसे महाराष्ट्र में की घटना हो या बिहार की घटना हो या तो कोई और राज्य की घटना हो, जहां पर राजनीतिक अवसरवादिता का लाभ अगर स्पष्ट रूप से झलके तो चुनाव आयोग के पास ऐसी शक्ति होनी चाहिए जिसके आधार पर वो इसके मापदंड को तय कर सके। यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनता चाहती है कि एक ऐसी सरकार का गठन हो जो 5 वर्षों तक कार्य करे और उसके अधिक से अधिक कार्यों को सफल कर, उसके अधिक से अधिक सामाजिक आर्थिक सुविधाओं को उपलब्ध करा सके। तो यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि 5 साल तक नियमित रूप से सरकार चले। गठबंधन आप पहले कीजिए, उसकी नियम शर्तें पहले बना लीजिए, या तो इस प्रकार से जब भी घटनाएं होती है तो पुनः ऐसी अगर घटना घट रही है तो चुनाव आयोग पर ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि दोबारा अगर वो दल दोबारा आके उसके साथ गठबंधन करता है तो उसे मान्य अमान्य घोषित किया जाएगा। तो इस प्रकार के अवसर निर्धारित किए जाए। एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल से चुनाव के बाद उस 5 साल के पीरियड में कितनी बार गठबंधन कर सकता है। तो इस प्रकार के जब नियम आएंगे तो सभी पार्टियां एक साझा रणनीति के तहत काम करना प्रयास करेगी, नहीं तो दोषारोपण के आधार पर वो महाराष्ट्र में अलग हो सकेगा
बिहार में अलग हो जाता है और उसी प्रकार अन्य राज्यों में अलग हो जाएगा। तत्कालिक उस अभी जो नवीन 2 घटनाएं उसी के संदर्भ में उदाहरण दे रहा हूँ, इसलिए इस चीज़ों को समझिएगा कि एक राजनीतिक साझा विकल्प जरूर होना चाहिए पार्टियों के पास कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो हमारे पास क्या विकल्प होने चाहिए। तो इस चुनाव आयोग इसमें सशक्त भूमिका निभा सकता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को लोगों की, और सबसे अंतिम में है कि लोगों की अपेक्षाओं का सम्मान बहुत जरूरी है। केवल राजनीतिक सत्ता या कुर्सी की भूख, देखिए स्पष्ट शब्दों में यहाँ दिखता है, हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, वो अलग बात है, पर लोकतंत्र में क्या यह जायज़ है कि कोई पार्टी किसी एक आधार को, क्योंकि उसकी बात सहमत नहीं बन रही है, किसी एक बात के आधार पर केवल कुर्सी की सत्ता के भूख के लिए ही राजनीतिक गठबंधन तोड़ती है, और जो जनता उसके लिए वोट की है जिस आधार पर उसके विपक्षाओं को विपरीत कार्य करती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है टर्मिनोलॉजी की, विपक्षाओं की सम्मान जरूरी है। सम्मान के लिए जो भी यथाउचित कदम उठाने की जरूरत पड़े चुनाव आयोग को वो करे, क्योंकि इस प्रकार से जब भी घटनाएं होती है तो वोटरों के बीच विश्वास कायम नहीं हो पाता, अविश्वास अधिक उठता है राजनीतिक दलों के विरुद्ध में। क्योंकि अगर मान लीजिए 24 में चुनाव होगा तो इस प्रकार का जब भी गठबंधन होगा तो जो जनता होगी वोट देने जाएगी उससे पहले कन्फ्यूजन की स्थिति में रहेगी, क्या यह सही है चुनाव वोट देना। बाद में फिर से यह गठबंधन टूटा तो हमारा जो बहुमूल्य मत है उसकी लोकतांत्रिक मान्यताओं के अनुरूप जो विशिष्टता है क्या वो समाप्त नहीं हो जाए। इसी के आधार पर वो असमंजस की स्थिति में रहेंगे और एक उचित दल को बहुमत नहीं दे पाते। मूल कारण यही है, उनकी अपेक्षाओं का सम्मान नहीं होता है, जिसके कारण कन्फ्यूजन की स्थिति में रहते हैं और अंतिम परिणाम ये देखने को मिलता है कि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता और गठबंधन की सरकार जब बनती है तो स्थिति सामने ऐसे ही उभर कर आती है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग देखिएगा, कवर कीजिएगा। सदस्यता के लिए अयोग्यता का आधार क्या क्या है ये भी आप लोग जान लीजिए कि किसी विधायक को या संसद सदस्य को किस रूप से हम लोग अयोग्य घोषित करते हैं, ये अर्थात लोक जनप्रतिनिधि अधिनियम है उसमें, और उसके तहत चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार से वाद का निपटान होता है, ये सब चीज़ देखने की जरूरत है। तो अनुच्छेद 102 याद रखना है, संसद के यानी संसद लोकसभा राज्यसभा की बात हो रही है यहाँ पर। किसी भी सदन के सदस्यता कंचित विशेष स्थितियों में ही अयोग्य करार देने के उपबंध से संबंधित है, जो निम्न प्रकार से या क्या है 102 की बात हो रही है यहाँ पर, अनुच्छेद 102 की, जहाँ जिसमें संसद लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहला यदि वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण कर लेता है सिवाय उस पद के जिसके कारण संसद विधि द्वारा छूट दी गई है। संसद जिस पद को लाभ का पद नहीं मानती है या न्यायपालिका जिसे लाभ का पद नहीं मानती है उसके आधार पर यदि कोई भी पद धारण करता है लाभ का पद तो उसे अयोग्य घोषित करे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट, लाभ का पद अगर धारण करता है तो लाभ के पद में जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री जैसे पद जो होते हैं वो लाभ के पद में नहीं आते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सी चीज़ों को डिफाइन किया जो लाभ के पद में है। हालांकि देखिए संविधान का मूल रूप नहीं है, संविधान यह बाद में संसदीय प्रक्रियाओं में शामिल किया गया, संशोधनों के तहत शामिल किया गया लाभ का पद, और यह समय समय पर लाभ का पद इंगित होता है। जैसे अनुच्छेद जो यह है मूल ढांचा का संविधान, जिसके तहत मौलिक अधिकारों का जो सीमा क्या है, मूल ढांचा कौन कौन से संविधान के उस जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डिसाइड करता है, उसी तरह यह भी है संसद डिसाइड करती है कि लाभ का पद कौन कौन सा होगा। तो चलिए, विकृत चित्त यानी विकृत जो हो चुका है व्यक्ति के बारे में सक्षम न्यायालय ने घोषणा की हो, विद्वान हो या सक्षम कर दे कि यह दिवालिया घोषित हो गया, दिमागी दिवालिया घोषित हो गया, वह अयोग्य हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत सरकार का नागरिक, वह भारत सरकार का नागरिक नहीं हो अथवा उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वैच्छिक रूप से धारण प्राप्त कर लिया या किसी विदेशी राज्य के प्रति अपनी निष्ठा के साथ भ्रष्टाचार, मिथ्याचार और लोकतंत्र के ऐसे अपरिहार्य गुणक नहीं होने चाहिए जैसे कि निस्संदेह में आज है। तो ये देखिए ध्यान देने की बात है कि कोई संसद बनता है वो पुनः किसी देश का नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो ऐसी स्थिति में उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सिंपल से शब्दों में समझिए, अगर किसी भ्रष्टाचार या मिथ्याचार के कारण किसी विदेशी राज्यों से संपर्क करता है
या इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देता है, जिसके कारण इसे आयोग घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अधीन या कानून के द्वारा आयोग करार दिए जाने के संबंधी कोई ऐसे प्रावधान उस व्यक्ति से संबंधित संलग्न देखने को मिलता है तो वो भी आयोग घोषित हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरकार और अथवा किसी राज्य की सरकार अंतर्गत कभी लाभ का पद धारण किया हुआ नहीं समझा जाना चाहिए या केंद्र में या किसी राज्य में मंत्री के पद पर है। देखिए, मंत्री के पद पर बना रहना भी राज्य का लाभ का पद नहीं माना जाता है, ये नोट में आप लोग याद रखिएगा। साथ ही कोई व्यक्ति संसद में किसी सदन के सदस्य बनाने के लिए अयोग्य होगा अगर 10वीं अनुसूची के अधीन वो कार्य करार दिया गया है, तो ऐसे भी व्यक्ति 10वीं अनुसूची के अधीन अयोग्य होता है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में आप लोग को याद रखनी चाहिए ताकि आप लोग एग्जाम में जब भी आए तो इस सब चीज़ों को ध्यान में। और साथ में देखिएगा, अनुच्छेद 102E और अनुच्छेद 198E के वर्णित सशक्त बनाने की जरूरत है, जिसमें अयोग्यता को और भी स्पष्ट करने की जरूरत है। अनुच्छेद 198E विधान राज्यों से संबंधित है, राज्यों विधानसभाओं से, जिसमें अयोग्यता को स्पष्ट किया गया। 102 आपको भी जिस पर चर्चा की गई है संसद में। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने की बात है। यहाँ से ही प्रश्न आप लोगों को मेंस में इंटरव्यू में क्रिएट किए जाते हैं। तो आगे बढ़िए। देखिए, मुफ्त की रेवड़ी घोषणा पहले उनके आर्थिक प्रभाव का आकलन करना जरूरी है। यह सुप्रीम कोर्ट में गया है, इस पर विवाद चल रहा है और इस पर कल बहस होने वाली, तो कल बहुत ही इंपॉर्टेंट इस पर बहस रहेगा। क्या यह इसके क्या पक्ष विपक्ष की बातें उभर कर आएगी। हालांकि इससे पूर्व आपको मुफ्त की रेवड़ी के संबंध में आप लोग को दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस किया जा चुका है और 1 से 9 तक का जो टॉपिक डेली शेयर किया जाता है, कौन कौन से टॉपिक उसके लिंक शेयर किए जाते हैं, तो आप लोग जाके वहाँ से कवर कर लीजिएगा, आसानी रहेगा। क्योंकि यही इसलिए यह प्रयास किया गया कि आप लोग टॉपिक को ढूंढने में आसानी हो, तो आप लोग जाके उस टॉपिक से इस न्यूज़ को कवर कर लीजिएगा। इसके प्रभाव, मुफ्त रेवड़ियाँ क्या आती है, राज्यों पर कर्ज का बोझ कितना है, तो आप लोग चीज़ों को स्पष्ट कर सकते हैं। इस न्यूज़ से आप लोग को 2-3 चीज़ें याद रखनी है, जैसे बजटीय प्रावधान के बिना ऐसी घोषणा करने राजनीतिक दल निगरानी के विशेषज्ञ की समिति बनाने की मांग की गई इस याचिका में। साथ ही साथ अगर इस ऐसी जो कमेटी बनेगी उसमें किसकी मांग की गई है, जिसमें विशेषज्ञ समिति मुख्य चुनाव आयुक्त होना चाहिए, वित्त आयोग के अध्यक्ष होने चाहिए, रिजर्व बैंक के गवर्नर CGA होना चाहिए, फिर नीति आयोग के CEO, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के चेयरमैन होने चाहिए, विधि आयोग के अध्यक्ष होने चाहिए। जितने भी प्रमुख संस्था है जो इस प्रकार के वित्तीय लेन देन से संबंधित होती है, उसके सभी लोगों को, अध्यक्ष को इस समिति में शामिल करना चाहिए, ताकि कोई भी राजनीतिक दल चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद भी मुफ्त की रेवड़ियाँ जो बांटती है बिना किसी बजटीय आकलन के आधार पर, तो उस पर अंकुश लगाया जा सके, इसलिए इस याचिका में इसकी मांग की गई। कल इस पर क्या डिसीजन आता है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, तो कल हम लोग इस पर विस्तृत रूप से न्यूज़ कवर करेंगे और जो भी फैक्ट होगा उसमें लोग चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, तब तक आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक हमें जोड़ने का प्रयास कीजिए, और ताकि हम लोग और भी इम्प्रूवमेंट के साथ आगे बढ़ सके और जो चीज़ें की जा रही है उसका सार्थक परिणाम निकले। चलिए, एक आप लोगों के लिए PT फैक्ट न्यूज़ है। प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते। LG ने रखी शहर में, मानी दिल्ली की केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली है, वहाँ पहले बम्बू थीम पार्क बनसेरा का नींव रखा है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आप लोग को प्रारंभिक परीक्षा में, तो इसे कवर कर लेना है। और ये सब प्रश्न ही उभर कर सामने आते हैं, जैसे उपराज्यपाल जो है दिल्ली के VK सक्सेना, उनके द्वारा पहले बेम्बू बांस अर्थात थीम पार्क बसेरा का नींव रखा गया, तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम थीम पार्क को बसेरा का नींव रखा गया। तो ये भी प्रश्न के रूप में ऐसे उभरा जा सकता है। क्यों रखा जाता है ऐसे पूर्वोत्तर राज्यों में एक ऐसा एक गाँव ही है, तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हो वो गाँव का नाम क्या है, अगर आप लोग को पता है तो। बांस में लगभग 30% अधिक ऑक्सीजन उत्पादन करने की क्षमता हो, तो बहुत कम पानी में ही खपत में यह तैयार हो जाता है या खुद को जीवित रखता है, इसलिए यह बहुत ज़रूरी होता है। बांस को पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण एक हथियार के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इससे प्रश्न उभर कर सामने आएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए, एक टॉपिक और ये कवर करने वाली चीज़ें हैं। परिवारवाद, दोस्तवाद को खत्म कर भारतवाद लाना होगा, केजरीवाल जी का यह बयान आया है।
राजनीतिक रूप से बहुत ही सशक्त बयान है, पर इस पर कितनी राजनीतिक पार्टियां कार्य करती है यह सभी को पता है। परिवारवाद, दोस्तवाद क्या भारतीय राजनीति से समाप्त किया जा सकता है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर हम विस्तृत चर्चा किसी और दिन करेंगे, क्योंकि इस पर विस्तृत नोट्स की जरूरत, जिसमें आप जिस दिन इस कि कभी न्यूज़ में आप लोगों को कम न्यूज़ कवर रहेगा न्यूज़पेपर में, उस दिन इस टॉपिक को कवर करेंगे, क्योंकि यह मुश्किल आपको कम से कम ये 15 से 20 मिनट का समय लेगा इस सारे टॉपिक को कवर करने के लिए। तो हम उस दिन का इंतज़ार करते हैं ताकि हम विस्तृत रूप से बात रख सके। चलिए नेक्स्ट है, नहीं तो इस पर मैं आप लोगों को नोट्स ही शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, तो आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि बहुत विस्तृत यह है, क्योंकि इसमें परिवारवाद की शुरुआत जब से हुई है राजनीति में तब से चर्चा की जाएगी। विश्व में परिवारवाद की क्या स्थिति उस पर चर्चा करनी होगी, साथ ही परिवारवाद कितनी घातक है लोकतंत्र के लिए इस पर चर्चा करनी होगी, कौन सी पार्टियाँ परिवारवाद को सबसे अधिक बल दी है। तो यह परिवारवाद लोकतंत्र के को खतरा किस स्तर पर लेकर जाती है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। राजनीति का संकीर्णवाद कैसे हो जाता है, राजनीति जो लोकतंत्र का संकीर्णवाद कैसे हो जाता है, यह भी महत्वपूर्ण टॉपिक इसी में शामिल होता है। साथ ही राजनीति को अपराधीकरण इसी के संदर्भ से उभर कर सामने आता है। तो एक विस्तृत टॉपिक है, मैं इसका आप लोग को नोट्स ही शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि सारे डायग्राम पर विस्तृत चर्चा आप लोग एक बार कर लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो अचल संपत्तियों का विवरण आज दिया गया है कल संसद के कुल 27 जो सांसद है मंत्रिमंडल में 29 कैबिनेट मंत्री है उनके द्वारा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का चल अचल संपत्ति मात्र 2 करोड़ रुपये है। देखिए राजनीतिक विरोध बहुत जरूरी आप लोग कर सकते हैं, क्या प्रधानमंत्री का इतनी अचल संपत्ति हो सकती है या नहीं है, पर व्यक्तिगत रूप से मैं ये कहना चाहूँगा ऐसे प्रधानमंत्री की ज़रूरत भारत को अगले 20 से 30 वर्षों तक है। वो किसी भी पार्टी से आ सकता है, यह नहीं कि केवल ये भाजपा से और कांग्रेस से भी आ सकता है, किसी और क्षेत्रीय दलों के पार्टियों के रूप में, जैसे नीतीश कुमार एक पीएम कैंडिडेट के रूप में स्वयं को उभारने का प्रयास कर रहे हैं, अगर वो भी आते हैं तो उनकी चल संपत्ति ऐसी ही होनी चाहिए जैसे पूर्व के प्रधानमंत्री जैसे रहे हों। लाल बहादुर शास्त्री, उनके बारे में यह कहा जाता था कि उनके अटैची में मात्र 3 सामान ही मिले थे। एपीजे अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति थे, वो अपने जीवन में केवल 3 चीज़ें ही कमा सके, किताब, ज्ञान और मिसाइल। तो ये चीज़ें देखिए बहुत ज़रूरी होता है कि ऐसे राष्ट्राध्यक्ष के रूप में लोगों का चयन हो जो नैतिक रूप से भ्रष्टाचार के उन मामलों से कोसों दूर है। यह अन्य लोगों के लिए एक मिसाल कायम हो कि इतने बड़े पद पर रहकर अपनी जो अचल संपत्ति उनका अधिग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो एक विधायक का 200 करोड़ 300 करोड़ का अचल संपत्ति होता है अपने कार्यकाल के दौरान। ऐसे आंकड़े छिपे नहीं रहते, देखने को बार बार आप लोगों को मिल जाएगा, पर ऐसी उदाहरण पेश करना बहुत ज़रूरी है कि राजनीतिक प्रमुख जो होगा उसकी जवाबदेहिता राष्ट्र के प्रति, राज्य के प्रति कैसी होनी चाहिए, यह बहुत ज़रूरी है। इसे आप प्रशासनिक जब भी नैतिकता के संदर्भ में प्रश्न पूछे एथिक्स के पार्ट में, तो इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं आप लोग कि राजनीतिक में जब उदाहरण में भी बताया, जैसे लाल बहादुर शास्त्री, एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, और उसके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे क्षेत्रीय रूप से नेता भी हैं जो विधायक के तौर पर कार्य करते हैं, उनके भी उदाहरण बहुत से हैं। तो आप लोग उसको एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हैं और एक बेहतर एथिक्स में केस स्टडी के तौर पर इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसे ज़रूर आप लोग याद रखिएगा, इन सब चीज़ों का उदाहरण आप लोगों को पता होना चाहिए कहाँ इनपुट करना है। देखिए सेंट्रल विस्टा एग्जीक्यूटिव जो एक्सलेब का निर्माण पर्यावरण नियमों में फंसा पुनः सेंट्रल विस्टा जो नवीन संसद बन रहा है, तो उस पर एक समिति के गठन करने की मांग की गई है।
इस पर भी आप लोगों को याद रखिएगा। प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। बीपीएससी में बीपीएससी के 2 एग्ज़ाम हुए, सीडीपी हुए हैं, उसमें पूछा गया, और एक और कोई एग्ज़ाम था, मैं अभी स्लिप कर रहा हूँ वो एग्ज़ाम, वहाँ भी विस्टा के संदर्भ में डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है। तो विस्टा जब तक नहीं कंप्लीट हो जाता तब तक आप लोग के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग को ध्यान रखिएगा। कितने करोड़ की यह परियोजना है? लगभग 1381 करोड़ की यह परियोजना है। तो यह और भी चीज़ें जब अपडेट होगा तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट नीचे हम लोग आ जाते हैं। तब तक आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि और भी इम्प्रूवमेंट हम लोग को देखने को मिले। कोई भी सुझाव हो तो ज़रूर सुझाव दीजिए। देखिए, यह आर्टिकल आज आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। कल मैंने आर्टिकल आप लोग को नहीं बोला था क्योंकि कल कुछ एरर हो गया था, पर टेलीग्राम चैनल पर सारी चीज़ों को मैंने शेयर कर दिया था। पद नाम को लेकर व्यर्थ का विमर्श चल रहा है। जैसे अभी हाल ही में जो हमारे माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, उनको कांग्रेस के एक जो सदस्य हैं, जो संसद में एक काबिज पद पर है, तो वो उनके द्वारा उनको राष्ट्रपति के रूप में संबोधित कर दिया गया, जिसमें बवाल खड़ा हो गया, राजनीतिक बवाल। तो यह क्या यह जायज़ है नाजायज़ है? उसके बाद कुछ बुद्धिजीवी वर्ग उभर कर सामने आते हैं कि यह न्यूट्रल शब्द होना चाहिए राष्ट्रपति शब्द का। तो जो बुद्धिजीवी, मैं स्पष्ट शब्दों में कुछ जो चीज़ें गलत होती है तो मैं स्पष्ट में उसका विरोध करता हूँ। कुछ खास बुद्धिजीवी वर्ग है जो अपने आप को खुद बहुत बुद्धिजीवी समझते हैं, उनके अतिरिक्त कोई दुनिया में पढ़ा लिखा ही नहीं है। जब आप किसी शब्द विशेष को कुरेदते हैं तो उसके इतिहास के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या वो सही है या नहीं है। जैसे किसी के तुष्टीकरण को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बोल दिया है तो उसे केवल माफ़ी मांग लेना चाहिए और चीज़ों को समाप्त कर देना चाहिए। उसके बाद में तीसरे को राजा या मंत्री नहीं बनने की ज़रूरत होनी चाहिए। जैसे बुद्धिजीवी, खास बुद्धिजीवी वर्ग बन रहे हैं, जिनको यह उनके द्वारा बोला जा रहा है कि ये जो पद है न्यूट्रल शब्द होना चाहिए, जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। यहाँ पर पुरुषवादी सोच का उभरता है, इसलिए तो महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में ये बातें उभर कर सामने आ रही है। तो देखिए अब यहाँ पर किस रूप से लोगों का दोहरा बर्ताव देखने को मिलता है। तो कुछ इस आर्टिकल में कुछ बातें स्पष्ट की गई, जहाँ से आप स्वयं एस्पिरेंट के तौर पर ये डिसाइड कर सकते हैं कि न्यूट्रल किस रूप से होना चाहिए। कुछ बुद्धिजीवी वर्ग अगर बोलते हैं तो उनको बोलने दीजिए, कुछ पक्ष विपक्ष की बातें हो रही है उसे भी बोलने दीजिए। कुछ तथ्य आधारों पर जो आप अपने आप को संतुलित रख सकते हैं। मान लीजिए इंटरव्यू में यह प्रश्न पूछा गया तो आप न्यूट्रल कैसे होंगे, इस आर्टिकल में बहुत बेहतर तरीके से समझाया गया है। क्या भ्रमित परिणाम है? जैसे वैसा इस तब कहाँ ज़्यादा होता जब देश की पहली प्रतिभा पाटिल अगर राष्ट्रपति बनी थी, तो उनके द्वारा जब यह बनाया गया था कांग्रेस सरकार के द्वारा, तो जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उसी समय उठ के खड़ा होते हैं कि जो राष्ट्रपति शब्द है वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है, तो इसे बदलने का प्रयास किया जाना चाहिए। ऐसा जब हुआ तो राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल स्वयं इस पद के संदर्भ में एक बयान देती है और वो बताती है कि कोई राजनीतिक दल ऐसी बहस ना करता, क्योंकि इससे न तो राजनीतिक तौर पर कुछ प्राप्ति होती है, न ही कुछ देश का कुछ भला होने वाला है। क्योंकि इस पद पर वो इस जो संसदीय मान्यता जो लोकतंत्र स्थापित है उस पर जो पद नाम वर्गीकृत किए जाते हैं उस पर बहस पहले से किया जाता है, और संविधान सभा में इस पर काफ़ी लंबी बहस हुई थी। इस पर क्या इस राष्ट्राध्यक्ष को किस रूप से संबोधित किया जाए, तो इस पर विस्तृत चर्चा हुई थी, लंबी बहस की गई थी। तो जिसमें राष्ट्रपति पद नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ से उभर कर सामने आई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा कि जब 26 जनवरी 1930 के रावी नदी तट पर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे और नाते भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार किया गया था उन्हें, और स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, तो वहाँ भी राष्ट्रपति पद के शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त कांग्रेस के अध्यक्ष में हिंदी सभापति कहा गया प्रारंभ से रही है, जहाँ पर एनी बेसेंट से लेकर सरोजिनी नायडू तक को सभापति कहा गया है। समझ लीजिए, सभापति नहीं, या तो किसी अन्य शब्दों के साथ उनका प्रयोग नहीं किया गया था, सभापति। अब सभापति
और राष्ट्रपति में कौन जेंडर न्यूट्रल शब्द है, कौन पुरुष सत्तावाची है, इसके निर्धारण राजनीतिक चश्मे से नहीं हो सकता है। यह स्पष्ट होना चाहिए कि यह पद जो होता है एक राजनीतिक धारणा या राजनीतिक संसदीय या लोकतांत्रिक मान्यताओं के आधार पर जो विकसित हुई है, उसी के आधार पर इन पदों का नाम वर्गीकरण होता है, जिससे लोग अधिक जल्दी कोऑर्डिनेट कर सके। अगर राष्ट्रपति के संदर्भ में हम बातें करें तो विश्व में ऐसे बहुत से देश हैं जहां इस तक राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग होता है। कोई भी जो अनपढ़ व्यक्ति भी है, अगर उसे राष्ट्रपति हम कहते हैं, जिसके एक राजनीतिक समझ बस विकसित है, तो वो डायरेक्ट कनेक्ट होगा कि किसी देश का प्रथम व्यक्ति से बात के बारे में बताया जा रहा है। इसलिए इन सब चीज़ों को उस रूप से नहीं देखना चाहिए, ज़्यादा हर चीज़ में तार्किक शब्द नहीं जोड़ना चाहिए ताकि इन सब चीज़ों से अलग रहा। साथ ही साथ देखिए एक चीज़ और भी याद रखिएगा, जब नजमा हेपतुल्लाह राज्यसभा के उपसभापति बनी थी तो याद रहे भारतीय संविधान का जो मसौदा तैयार हुआ था उसमें राष्ट्रपति पद के लिए अंग्रेजों ने प्रेसिडेंट, हिंदी के लिए भारत प्रधान और उर्दू में हिंदी के सरदार पद नाम के प्रस्तावित किए गए थे, जिस पर खारिज करते हुए राष्ट्रपति शब्द को ही मान्यता दिया गया था। इससे अतिरिक्त बहुत सी चीज़ें यहाँ स्पष्ट की गई है, तो यह आप लोग जरूर आर्टिकल पढ़िएगा तो ये समझ विकसित होगा कि न्यूट्रल हमें किस रूप से रहना है। ये तथ्यों के आधार पर होगा, आंकड़ों के आधार पर होगा, और जो हमारा संविधान सभा गठित जो चीज़ें हैं उसको आप लोग कवर करते चलिएगा और चीज़ों को स्पष्ट करते हुए आगे बढ़िएगा, ताकि हम लोग देखिए एक और कार्बन क्रेडिट मार्केट मायने अभी हाल ही में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 पारित किया गया है, उसको आप लोग स्पष्ट इसे देखिएगा, जिस पर चर्चा हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो इसके संबंध में एक आर्टिकल डॉक्टर वैष्णव एवो का आया है, तो उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा ताकि चीज़ों को और समझने में आसानी हो। चलिए नेक्स्ट है, देखिए सिर्फ 4 राज्यों में 60% अधिक निर्यात किया गया है, तो इसके संबंध में डाटा आया। तो पीटी फैक्ट के रूप में आप लोग यहाँ से बहुत से प्रश्न उभर कर आएगा। जैसे जिस स्टेट से आप झारखंड से है तो झारखंड के आंकड़ा देख लीजिए, बिहार से बिहार का, यूपी का देख लीजिएगा आप लोग, छत्तीसगढ़ से सारे चीज़ों को कवर कर लीजिएगा। यहाँ पर केवल 3 राज्य ऐसे 4 राज्य ऐसे हैं जो 60% से अधिक निर्यात करते हैं, और 12 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले 1% भी निर्यात का योगदान नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर चीज़ें स्पष्ट की गई है, जिसमें गुजरात सबसे अधिक निर्यात करता है, जिसमें 126 अरब डॉलर का निर्यात किया है, और 2021 में कुल 421.9 अरब डॉलर का निर्यात किया गया। लक्ष्य 2023 में लगभग 500 अरब डॉलर पहुँच जाएगा। तो यह भी महत्वपूर्ण है, तो इन सब चीज़ों को कवर कर लीजिएगा। पीटी फैक्ट के रूप में प्रश्न यहाँ से उभर कर जरूर 1-2 प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, देखिए एक न्यूज़ और नीचे है, उसको हम लोग कवर करते हुए देखिए कॉमनवेल्थ गेम में सारी चीज़ें कल आप लोग को आंकड़ा दिया गया है, आप लोग जरूर टेलीग्राम पर जाकर देख लीजिएगा। बिहार का एक भी खिलाड़ी शामिल नहीं रहा। किस खेल में कितने पद आए हैं, कुल 61 पद है, वो जीत कर जो हर खेल के कितने पद आया, स्वर्ण कितना आया, रजत कितना आया, कांस्य कितना आया, कुल कितना उस खेल में आया, इस आंकड़े को आप लोग देख लीजिएगा। अभी पीटी प्रारंभिक परीक्षा में आप लोग को प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप लोग अपने स्टेट के जिस स्टेट से रिलेटेड हैं वहाँ पर खिलाड़ियों की कुल संख्या आप लोग देख लीजिएगा। पीटी में प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे आप अगर हरियाणा के हैं तो हरियाणा में कितना, महाराष्ट्र में कितना, उत्तर प्रदेश में कितने लोग हैं, केरल में कितने हैं, उसी तरह बंगाल से कितने हैं, झारखंड से कितने, उत्तर प्रदेश से कितने गए खिलाड़ी के। तो ये सब आंकड़े आप लोग जरूर देख लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में आप लोग को कवर किया जा सके। चीज़ों को आप लोग उस नज़रिए से भी देखिएगा। देखिए प्रश्न की सीमा किसी भी निर्धारित नहीं की जाती, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और बहुत से प्रश्न आप लोगों को यहाँ से पूछा जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए आज एक साइंस टेक में एक टॉपिक उभर का है। धरती अपनी समान गति से ज़्यादा तेज घूम रही है। 29 जुलाई 2022 को ऐसी घटना घटी है जिसमें 24 घंटे से कम समय लिया है पृथ्वी। तो ये इसके संबंधित में आप लोग कवर कर लीजिएगा न्यूज़ को। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट पर लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 1.5 मिली सेकेंड पूरा करने से ज़्यादा समय, औसत गति से अधिक ले लिया, यह समय पहले ही घूम गया है पृथ्वी। तो उसके लिए कुछ आंकड़े दिए गए हैं, जैसे 27 बार लीप सेकेंड बदला गया है यूनिवर्सल टाइम को, और यह दुनिया भर के घड़ियों को कोऑर्डिनेट यूनिवर्सल टाइम जो है के आधार पर चलती है, तो उसे 27 बार लीप सेकेंड में बदला जा चुका है। तो ये कितनी बार बदला चुका है, प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है।
साथ ही 1973 से शुरू हुआ लीप सेकेंड जोड़ने की परंपरा। यह कब से परंपरा? तो 1973 से, उससे पूर्व यह नहीं था लीप सेकेंड। अगर पृथ्वी तेज हो जाती है तो उसमें लीप सेकेंड जोड़ दिया जाता है, जिससे जो समय की वृद्धि हुई है उसको मैच किया जा सके। और 31 दिसंबर 2016 को बदला गया था आखिरी बार 27वीं बार। तो देखिए 1973 से लेकर 2016 तक 27 बार किया जा चुका है। यह क्या होता है? 3 थ्योरी इसमें दिया जाता है विद्वानों के द्वारा, इसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। क्यों? जलवायु परिवर्तन, लगातार हो रहे परिवर्तन के कारण यह स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है। घटती हुई दिन की अवधि चैंडलर बाबल से जुड़ी हो सकती है, जो पृथ्वी घूमने की दूरी छोटा ड्यूरेशन विचलन करता है। तो देखिए ये जो दूरी है इसके संदर्भ में भी यह स्पष्ट होता है कि नहीं, इस प्रकार की घटना से भी यह थ्योरी उभर कर सामने आती है। एक सेकेंड, जो एपिलिप है, सिपिलिप है, जो आप लोग जो कभी नज़दीक कभी दूर होती है पृथ्वी, तो उसके संदर्भ में आंकड़े भी देखने को मिल जाते हैं। नेगेटिव लीप सेकेंड की शुरुआत यहाँ से माने जा कर सकते हैं। इसके आधार पर इसका मतलब पृथ्वी को उसके दर बनाए रखना होगा, मुताबिक ऑटोमेटिक घड़ियों समान सूर्य की अपेक्षा परिक्रमा करती है। तो इस प्रकार के अगर इस प्रकार की घटना होती है तो क्या है? तो जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, 23 घंटा 59 मिनट 59 सेकेंड के बाद 60 आता और पुनः 000 से घड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर इस प्रकार की घटना होती है तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्रैश हो सकता है, क्योंकि वो सही अनुमान नहीं लगा पाएगा। तो इस प्रकार के शब्दों को जोड़ना होगा। डिपेंडेंट मुताबिक अगर पृथ्वी किसी तरह गति बढ़ाती है तो क्या करता? जरूरत नेगेटिव लीप सेकेंड जरूरत पड़ जाती है। तो यह नेगेटिव लीप सेकेंड किससे संबंधित है? तो यह भी आप लोगों को प्रश्न में पीटी में पूछ सकता है। तो ये सब चीज़ों को कवर कर लेना है, नेगेटिव लीप सेकेंड किससे संबंधित है। तो चलिए आज के न्यूज़ में इतना ही। नेक्स्ट कल हम लोग फिर पुनः एक नए न्यूज़पेपर के साथ आएंगे। तब तक चैनल को जरूर शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन दबाते रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में सारे लिंक दिए हुए, सभी लिंक से आप लोग जुड़कर इससे जो भी सेवाएं प्रोवाइड करें उसका लाभ ले सकते हैं और एक नए अनुभव के साथ अपनी तैयारी को कीजिएगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से टू दी पॉइंट रहते हुए तैयारी कैसे की जाती है और हमारे टॉपर्स क्या बोल रहे हैं उसके बारे में आप लोग जरूर अपनी राय विकसित कीजिएगा। वो किस आधार पर सफलता प्राप्त कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू जरूर देखिए, उनकी तैयारी किस रूप से किस लेवल पर रहती है। तो आप लोग जरूर उसे देखिए, सुनिए और धीरे धीरे और भी लोग जुड़ रहे हैं। तो हम लोग चलिए फिर कल नेक्स्ट मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।